like a Hellcat. हेलो गाइज। तो एनालिटिकल वीडियोस के इसमें हम सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एनालिटिकल पार्ट का मतलब क्या है कि हम एग्जाम रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे हम मार्क्स ला सकते हैं या फिर उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स की, चाहे वो फिर आपका 10th क्लास का एग्जाम हो या फिर आपका 12th क्लास का एग्जाम हो या फिर कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, फिर नॉर्मल आप जो स्कूलिंग के अंदर हम एग्जाम देते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अच्छे नंबर की जब बात करते हैं तो व्हाट इज गुड मार्क्स, व्हाट इज गुड परसेंटेज, क्या परसेंटेज अच्छा होता है। तो अभी तो जो सीनेरियो उसमें भाई साहब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी 95% से ऊपर आपको 1.5 लाख 2 लाख बच्चे देखने को मिलते हैं 10th क्लास के अंदर। सेम हाल 12th क्लास का है। तो इतने ज़्यादा नंबर बच्चे लाते कहाँ से हैं और क्या इतने नंबर लाना जरूरी है ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक बात बता देना चाहता हूँ कि मार्क्स आना अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स अगर नहीं आते तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मार्क्स आ गए तो सोने पे सुहागा है, और वही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे हम कम मेहनत में या फिर स्मार्टली काम करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसने ज़िंदगी में 80% नंबर 10th क्लास में ले आया फिर 90% ले आया तो वो सक्सेसफुल है और कोई सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब अच्छी परसेंटेज क्या होती है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई 60%, 70, 80, 90, 95, 99। क्योंकि आजकल तो ऐसी हालत हो गई है 499 पे तो सीबीएसई का टॉपर आता है। स्टेट बोर्ड में भी कुछ स्टेट बोर्ड तो बहुत ही माशाल्लाह है, कुछ तो अभी भी फिर भी ठीक है। तो ये सब मैं इतना ज्ञान आपको दे रहा हूँ, तो ये आपके जहन में सवाल आ गया मेरे कितने नंबर। तो मेरे नंबर मैंने भाई यहाँ पे लिख रखे हैं अपने। 10th क्लास के अंदर 525 नंबर थे आउट ऑफ 600, 87.5%। 12th क्लास के अंदर भी 440 नंबर थे सीबीएसई। पहले मैं हरियाणा बोर्ड में था, फिर अभी 12th क्लास में सीबीएसई में था, वहाँ पे 88% नंबर लाए और बीटेक के अंदर 8.1 सीजीपीए। तो क्या ये नंबर अच्छे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कैट और एनडीए वाला जो पोर्शन है, जो आर्मी के अंदर टेक्निकल एंट्री है, अगर ये दो चीज नहीं करनी है तो 70% से ऊपर नंबर को आप अच्छा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जब भी आपको कोई जॉब के लिए फाइट करनी है तो वहां पे तो आपको क्या चाहिए? क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिफाइंग मार्क्स। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो 70% से ऊपर आपको फॉर्म भरने के लिए मांगता हो, एक्सेप्ट कैट वाला। कैट के अंदर आपको बहुत सारे आईएम ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें एनडीए में, कई बार 80% से ऊपर, एनडीए तो नहीं बोलेंगे, जो टेक्निकल एंट्री होती है ऑफिसर लेवल की 12th क्लास के बाद, उसमें अगर 80% से ऊपर तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो उन दो के लिए आपको फिर भी 90%, 95% अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सब के लिए आपको 70% मोर देन सफिशियंट है। लेकिन दुनिया में कोई कैसा भी बच्चा हो जिसने एग्जाम दिया है, किसी को भी अगर देखो, सीधी सी बात है, पैसा और मार्क्स सेम बात होती है। किसी को पैसा दोगे तो मना नहीं करेगा, तो सेम अगर किसी के मार्क्स आ रहे होंगे तो मना नहीं करेंगे। तो अभी अपना आज की क्लास का एम क्या है, आज की वीडियो का एम क्या है, हमको ये चीज़ सीखनी है कि कैसे हम स्मार्टली बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं आपके सामने, बहुत बेसिक चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको नेचर ऑफ सब्जेक्ट समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या है भाई? बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, किस तरीके के सब्जेक्ट में हम किस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको लिखना है, तो कुछ चीजें तो कॉमन रहेंगी, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीचे मैंने लिखा है थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल इन ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने 4 कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को बांटा है, जिसमें पहली कैटेगरी आपके पास क्या रहेगा? लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी, इंग्लिश। हिंदी तो आजकल लोग कम पढ़ने लग गए हैं, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्य है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी की बात करेंगे हम। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम यहाँ पे हिंदी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आजकल बच्चे जो भी 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे हैं, इंग्लिश को तो तवज्जो देना पड़ता है क्योंकि वो इकलौती ऐसी चीज़ है जो 12th तक आपको पढ़नी होती है। बाकी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका रीजनल लैंग्वेज जितनी भी हैं, तो उन सब के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप क्या वर्ड सेलेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एसएसटी की बात करें या फिर बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, साइंस है, मैथ है, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इन लैंग्वेज सब्जेक्ट आप क्या वर्ड लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जनरली बोलते हैं इंग्लिश में तो मार्क्स टीचर के हाथ में, ऐसा नहीं होता जी। अगर आप सही तरीके से लिखेंगे, दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट,
फॉर्मेट इन राइटिंग सेक्शन जब आप लिख रहे हैं तो वहां पे आपको जो भी फॉर्मेट बताया गया उससे हटके नहीं लिखना है। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिएटिव राइटिंग। अब बच्चा जो फर्स्ट क्लास एलकेजी से लेके 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसको खुद से वो चीज फॉर्म करके लिखना आना चाहिए। तो जब तीनों चीज का परफेक्ट मिक्सचर होता है ना तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर। सेकंड जो जिस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अपने क्या क्या आएंगे। अगर 10th लेवल पे देखें तो हम एसएसटी की बात कर सकते हैं, और एसएसटी को अगर आगे जाके हम बांट देते हैं तो अपने पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बात करते हैं बायोलॉजी, पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है अपना। बिजनेस स्टडी अगर कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, ये सब के सब सब्जेक्ट जो हैं ये अपने पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करते हैं कि हमको टू द पॉइंट लिखना होगा। और टू द पॉइंट का मतलब क्या है, बच्चे जनरली क्या सोचते हैं कि इन सब सब्जेक्टों में तो जो ऐसे टीचर नंबर देंगे, नापेंगे, 5 बार अगर लिख दे तो 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जो चीज पूछी जाए उसके हिसाब से अगर आप चीजें लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये क्लियरली सीबीएसई और सारे स्टेट बोर्ड्स का गाइडलाइन है कि भाई बच्चे ने अगर टू द पॉइंट जो चीज पूछी गई, अगर गांधी जी का अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप उसके बारे में लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। और उसमें भी ये चीज कि उसने पूछा क्या सामने वाले ने, अगर उसके कारण पूछें तो कारण नहीं बताने, उसके इफेक्ट नहीं बताने कि इसकी वजह से ये हो गया। और अगर आप पूछा गया है आपसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में और अगर आप बातें कर रहे हैं कि गांधी जी अफ्रीका गए थे, उनका जन्म 1869 में हुआ था, तो नंबर तो नहीं मिलेंगे। टू द पॉइंट बात। दूसरी चीज पॉइंट वाइज लिखना होता है। आप क्लियरली पॉइंट मेंशन करो। कैसे? मैंने यहां नीचे एक चीज लिखी है, बॉक्स थ्योरी। ये जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर इस चीज को आप अपनाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। कहानी बताता हूं मैं आपको। एक सब्जेक्ट होता था हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कॉलेज टाइम पे। तो जी उसमें हुआ ये कि पेपर देने तो मैं चला गया बड़े जोश के अंदर, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई कि पेपर में मेरे को सवाल जो आया ना उसमें कुछ नहीं पता। उसमें कुछ बताया गया था कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चीजों को बांट सकते हैं जिससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अब भगवान की दया से मुझे 2-3 वर्ड वहां पे याद आ गए कि भाई चलो एज एक फैक्टर हो सकता है, जेंडर एक फैक्टर हो सकता है। अब क्वेश्चन 5 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का हमारा पेपर था। भाई पेपर में मैंने जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया। पेपर चेक होके आया तो पूरी क्लास में जो सेकंड हाईएस्ट नंबर थे वो 6 थे और मेरे 8.5 नंबर थे। वो सेशनल मिड सेम एग्जाम बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, तो क्या बोलूं, मेरे क्लासमेट थे रिपन, उन्होंने बोला कि भैया तुम एक काम करो यार, तुम जरा दिखाओ तुमने लिखा क्या है। तो मेरी तरफ से वर्डिंग ये थी कि भैया देखो रहने दो, अगर तुमने देखा तो तुम्हारा 2 चीजों से विश्वास उठ जाएगा, एक मेरे से और एक मैम से जिन्होंने कॉपी चेक करी है। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, मुझे वो 3 वर्ड याद आ गए। एक एज था, एक जेंडर था, तीसरी चीज जो अभी मेरे को ध्यान नहीं है क्या थी। मैंने क्या किया, पहले उनका ट्री डायग्राम बनाया जो फ्लो चार्ट में बनाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, उसके नीचे मैंने 3 ऐसे एरो निकाल दिए। अब 3 एरो के नीचे मैंने वो तीनों चीजें लिख दी। बहुत अच्छा, यहां तक तो भाई आपको भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जैसे पॉइंट वाइज जो हम लिखते हैं। मैंने वही 3 पॉइंट लिख दिए। एज बढ़ने से परफॉर्मेंस घटती है, जेंडर में फीमेल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। फिर तीसरे पॉइंट को भी ऐसे एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद लास्ट में क्या लिख दिया, समरी, और वही 3 पॉइंट फिर से लिख दिए। तो उन्हीं 3 पॉइंट को 3 बार लिख के मैं उस क्वेश्चन में 4.5 नंबर ले गया। तो मतलब बात यह है कि आप कितना अच्छे तरीके से, जितनी कम चीजें भी अगर आपको आती हैं, पूरी चीज आती है तो दी बेस्ट है, उनको कितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉक्स थ्योरी यही है कि आपको क्लियरली फ्लो चार्ट टाइप बनाना है, पॉइंट वाइज लिखना है और हर क्वेश्चन के ऊपर और नीचे इस तरीके से अलग अलग दिखाना। मतलब कि ये लाइन खींच दी, अब इसमें एक क्वेश्चन है, फिर अगला एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे। अगर इस तरीके से आप बॉक्स बनाते जाएंगे, खास तौर पे किन सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल में तो ऐसा करना ही करना है। अगर इस तरीके से आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली टीचर का मन करेगा। क्योंकि देखो जब कॉपी चेक करने बैठता है कोई भी टीचर तो उसका एम होता है कि मुझे 3 मिनट के अंदर ही कॉपी चेक करनी है, उसमें उसको मार्क्स भी जोड़ने हैं आपके। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है। इसका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि 3 मिनट में उसके पास वो तुमको नहीं जानता है, तो तुमको इस बात का फायदा यही उठाना है कि उन 3 मिनट में मैं अपना इंप्रेशन कैसे बेस्ट से बेस्ट रख सकता हूं।
आप पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे लिख दो कि भाई उसका पेन ऐसे सेट हो जाए टीचर का कि 5-5-5 लाइन से वो नंबर देना स्टार्ट कर दे। फिर कुछ थोड़ा बहुत गलत भी लिखोगे तो वो भावावेश नंबर देके आपको चला जाएगा। तो आपको ये चीज समझना है कि कैसे टीचर को आपको अपने हिसाब से सेट करना है। तो उसको यही तरीका है कि शुरू के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ टू द पॉइंट बातें करो, कोई घुमाने की कोशिश मत करो। पूरा रामायण नहीं लिखना है वहां पे, जो इंसिडेंट पूछा है उसी के बारे में हमको बात करना है। तीसरा तरीके के अपने सब्जेक्ट कौन से हो गए? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। बात करें मैथ्स, अगर नॉन मेडिकल का बच्चा है या 10th क्लास का बच्चा है, और दूसरा सब्जेक्ट अपना अकाउंट से पूरी तरह से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इनमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? क्लियरली आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ आपका आंसर चेक करेंगे, तो एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में अगर कुछ एक पॉइंट गलत भी है तो जो सही है उसका मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैथ्स और अकाउंट्स में हो सकता है कि अगर आपका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा तो टीचर आपको 0 नंबर रिवॉर्ड कर सकता है, ये उसका राइट है। लेकिन जनरली ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि स्टेप मार्किंग होगी, लेकिन इन दो सब्जेक्ट में आपको एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और दूसरा, इन अकॉर्डेंस ऑफ मार्क्स आपको चीजें लिखनी है, जितना पूछा गया है ना। अगर देखो क्वेश्चन को मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 में भी, 5 में भी, तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। अगर 2 नंबर में पूछा है तो 2 नंबर के हिसाब से आंसर देना है, 4 नंबर का पूछा तो 4 नंबर के हिसाब से आंसर देना है, 5 में 5 के हिसाब से। ये नहीं है कि 2 नंबर में पूछा और लिखे पढ़े जी हम वी नो दैट दिस फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, वो नहीं करना है भाई साहब, बिल्कुल भी अपने को वो चीज नहीं करनी है। अब अगली बात करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर दोनों चीजों का मिक्सचर होता है, थ्योरेटिकल भी, प्रैक्टिक अपना न्यूमेरिकल भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10th लेवल पे साइंस, इकोनॉमिक्स, अगर कॉमर्स की बात करते हैं। इन सब्जेक्ट में क्या करना है? दोनों तरीके से। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो बहुत ही टू द पॉइंट उसके अंदर अपने को आंसर तक पहुंचना है, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो बॉक्स थ्योरी का जितना बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके सारे सब्जेक्ट में वैलिड होते हैं, सारे सब्जेक्ट में वैलिड होते हैं। उसमें पहला पॉइंट जो है दैट इज गुड हैंडराइटिंग। अच्छी हैंडराइटिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब यह है जो क्लियरली सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। अगर देखो मोती पिरो सको तो पिरो जी, कन्याएं बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर वैसा नहीं कर पा रहे तो इतना तो अच्छा लिख दो कि सामने वाला समझ पाए कि भैया लिख क्या दिया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, सजाने से ज्यादा अगर क्लियर लिखते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। दूसरी चीज गुड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया है। बॉक्स थ्योरी जो मैंने बोला, आप अच्छे से अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं, समरी भी, एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये शुरू में ही अगर आपने एक तरीके से फ्लो चार्ट टाइप बना दिया तो टीचर को लगेगा कि भैया इसको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज आती है। और जब टीचर को एक बार ये चीज लग जाती है तो इसका मतलब उसको इंप्रेशन बन गया कि बच्चा बहुत अच्छा है। तुमको अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करना, जिस टाइम वो इंप्रेशन क्रिएट हो गया तो समझ के चलिए 5 से 7 नंबर आपने अपने बढ़वा लिए। तीसरा पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेस्टिंग। आप जो भी तैयारी की है उसको जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो वो तैयारी इनकम्प्लीट है। आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट देने, अगर आप बोर्ड क्लासेज में हैं तो ये मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट आप 5-5 टेस्ट दे के जाइए। उन टेस्ट के अंदर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस क्या करना है? जो चीज़ सही हुई है उसका कोई एनालिसिस नहीं करना चाहिए। एनालिसिस करना चाहिए मिस्टेक्स का। मिस्टेक 3 टाइप की मिस्टेक होती हैं जी मेरे हिसाब से। 1 इज कॉन्सेप्चुअल, सेकंड इज कैलकुलेशन मिस्टेक, एंड थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक। टाइम मैनेजमेंट कई बार होता है कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो आपको ये भी देखना है कि मैंने कहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। जो मैंने अब बताया था मैथ के अंदर, इन अकॉर्डेंस जब हम नहीं लिखते हैं कि क्वेश्चन 2 नंबर का उसमें 5 नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो टाइम वहाँ पे खप जाएगा। और टाइम अगर वहाँ पे खप गया तो समझ लीजिए कि फिर आप कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन छूटेगा। दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें आपके बेसिक्स सही होने चाहिए कैलकुलेशन के। और तीसरी चीज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपको अगर है तो फिर उस चीज को आप पढ़ के दूर कर सकते हैं। लास्ट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको टिप्स पे रखने, अगर अच्छे नंबर लेके आने। और साथ में ये चीज बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं, टॉपर्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि भैया देखो मैंने जहां तक देखा उन लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं वो, लेकिन जो लिखते हैं ना तो मजा आ जाता है, वैसा लिखते हैं। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में बहुत ही टू द पॉइंट बातें करते हैं और बढ़िया नंबर ले जाते हैं। तो होपफुली ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे। 10th का बच्चा है, 12th का है, 9th का है, 11th का है, या फिर बात करें अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है, क्योंकि कॉलेज वाले लोग तो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं तो उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो भैया कैसे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो लर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
अगर लर्निंग के साथ अच्छे नंबर भी आ जाएं तो उससे बढ़िया दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। तो पहले चीज़ों को सीखो। मैं ये बताता हूँ कि जो बच्चे, अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहे हैं तो दिसंबर तक आप जितना सीख सकते हैं वो सीखें, और जनवरी और फरवरी में मार्क्स के लिए पढ़ सकते हैं। देखो, क्योंकि मार्क्स ऐसा ना, रिश्तेदार नहीं जीने देंगे अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो, सीधी सी बात है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से अगर बचना है तो अच्छे नंबर आने चाहिए, और अच्छे नंबर लाने का एक बहुत ही सस्ता सा तरीका है। तो इस सस्ते तरीके को अपनाओ और जिंदगी में मजे पाओ। Like a Hellcat.